अगेन गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसपी सिंह। ये बताने की भी शायद जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं मुझे। चलिए एक और प्रैक्टिस सेट के साथ सीधे बात करते हैं सवालों की। ठीक है, मुझे पता कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखते हैं एक एक करके सवालों का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। सवाल शुरुआत करने से पहले या फिर इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करने से पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है। सवाल को बेहतर समझना है, विकल्प सारे पढ़ने हैं, इसके बाद ही अपना रिप्लाई देना है। चलिए, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं या जो जुड़ चुके हैं उन सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, और जो और जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए भी गुड इवनिंग। ठीक है, बात सिर्फ सवालों की है तो सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत पेशेंस के साथ सवाल पढ़ना है। मुझे पता है कि आप अगर सही से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको ये लेवल टफ लगेगा, समझ जाएंगे तो सरल लगेगा। शिक्षक द्वारा छात्र के किसी विषय विशेष में अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है। शिक्षक द्वारा किसी पर्टिकुलर विषय की बात चल रही है। शिक्षक द्वारा छात्र के किसी विषय विशेष में अर्जित ज्ञान का आकलन, विषय विशेष में अर्जित ज्ञान का बुद्धि लब्धि द्वारा, शैक्षिक लब्धि द्वारा, निष्पत्ति लब्धि द्वारा, उपयुक्त तीनों के द्वारा। बताएं प्लीज, पहले समझिए फिर जवाब करें। वेरी गुड। चलो आप लोग एक बार और चुन लीजिए, जो लोग गलत कर रहे हैं। राइट आंसर होगा आपका तीसरा, निष्पत्ति लब्धि। तो आप सबको पता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू है। आईक्यू बराबर MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। शैक्षिक लब्धि है आपका EQ। EQ बराबर EA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाई 100। और निष्पत्ति लब्धि अथवा उपलब्धि लब्धि यह है आपका AQ। AQ में क्या होता है? EA अपॉन MA मल्टीप्लाई 100। अब ये समझिए आप, बुद्धि लब्धि किसी की भी निकाली जा सकती है। शैक्षिक लब्धि केवल शिक्षा के क्षेत्र से विषयों में जो लोग शिक्षित है उनकी निकाली जा सकती है। और निष्पत्ति लब्धि किसी एक विषय में बच्चे की उपलब्धि जानने के लिए प्रयोग की जाती है। निष्पत्ति लब्धि बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अपने आंसर को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। शिक्षक द्वारा छात्र के किसी विषय विशेष अथवा एक विषय में अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है निष्पत्ति लब्धि द्वारा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा देखें आप। शिक्षक द्वारा छात्रों के विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है शैक्षिक लब्धि द्वारा। ठीक है, यहां मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है शैक्षिक लब्धि द्वारा, EQ द्वारा। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपका? इतना तो आपको याद होगा, सिरिल वर्ट। ठीक है, अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो टर्मन और टीम है, कई सारे लोग वहां जुड़ते हैं। निष्पत्ति लब्धि में पर्टिकुलर किसी का नाम आता नहीं है और प्रश्नावली परीक्षण या यूज नहीं हो रहा है शैक्षिक लब्धि द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एनालिटिक ज्योमेट्री
के प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स, पोम्पोनोजी, लिबनिज, रेने देकार्टे। बच्चा लोग, फोर्थ विल बी राइट। एनालिटिक ज्योमेट्री का प्रयोग रेने देकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान के अध्ययन को गणितीय विधियों से किए जाने के लिए किया गया था, और इसलिए रेने देकार्टे को कई जगह पहला मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है। ठीक है, एनालिटिक ज्योमेट्री के प्रतिपादक रेने देकार्टे मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए गणितीय विधियों का प्रयोग करने का सुझाव रेने देकार्टे ने दिया था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम जेम्स द्वारा लिखित किताब नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी, ह्यूमन इमोर्टैलिटी, मेमोरीज एंड स्टडीज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ। नहीं है। यहां आप पहले पर तो बिल्कुल भी मत जाना, यही नहीं है। ये लिखी है, ये लिखी है, ये लिखी है विलियम जेम्स की किताब, लेकिन मुझे पता है आपको विलियम जेम्स की एक किताब बहुत अच्छे से पता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहां लिखा है फिलॉसफी। फिलॉसफी ही जवाब होगा। ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है रेने देकार्टे। प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी रेने देकार्टे की है, बाकी ये तीनों किताबें विलियम जेम्स की हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और फिलोसफी अगर समझ जाएंगे तो डिफरेंस कर लेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो गलत चला जाएगा अगर आप रटकर बैठेंगे। आप सबको पता मेरे सवाल का लेवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम चलता है, इसलिए सवाल बना। द माइंड ऑफ द चाइल्ड किताब के लेखक पियाजे, प्रेयर, गैसेल, डेबर। बच्चा जी, प्रेयर। द माइंड ऑफ चाइल्ड किताब के लेखक प्रेयर माने जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट किताब किसने लिखी थी? पियाजे। और यहां पर हम बात करेंगे तो पियाजे के साथ वाइगोत्स्की का जो विवाद है वो भी शामिल हो जाता है, लेकिन द माइंड ऑफ द चाइल्ड वन ऑफ द वन प्रेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य पर नियंत्रण? उपवृक जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोला गया, यौन सेक्स ग्लैंड बोला गया, पीयूष पिट्यूटरी बोला गया, गल थायराइड बोला गया। तो अगर हम बात करेंगे सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाली एक ही ग्लैंड मानी जाती है, वो है पीयूष, इसलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। इसी का नाम पड़ता है आपका मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, मस्तिष्क में लेफ्ट साइड कॉर्नर पर एक छोटी सी ग्लैंड होती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास के किस नियम के अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग का फिर अंग के भागों का संचालन सीखता है? पहले संपूर्ण अंग फिर अंग के भाग। वैयक्तिक अंतर का नियम, निरंतरता का नियम, सामान्य से विशेष क्रिया का नियम, एकीकरण का नियम। यहां चारों बाल विकास के नियम, पहली चीज बाल विकास के नियम है चारों। वैयक्तिक अंतर यह कहता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते। निरंतरता का नियम यह कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया है। सामान्य से विशिष्ट क्रिया कहती है कि पहले सामान्य कार्य करता है फिर विशिष्ट कार्य करता है। एकीकरण कहता है कि पहले पूर्ण अंग, पूर्ण भाग, पूरा हिस्सा, उसके बाद उसके पोर्शंस, आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, शिशु विकास में परिवर्तन होता है गुणात्मक, धनात्मक, परिमाणात्मक, पहला व तीसरा दोनों। फोर्थ इज राइट। विकास में दोनों चीजें शामिल हैं, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि कैसा होगा? परिमाणात्मक होगा, और विकास कैसा होगा? गुणात्मक होगा। इस आधार पर आपका पहला और तीसरा दोनों हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
विकास के प्रोक्सिमो डिस्टल नियम के अनुसार शिशु का विकास होता है। प्रोक्सिमो या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल। नियम के अनुसार शिशु का विकास सिर से पैर की ओर, ये हो गया सेफेलोकॉर्डल। केंद्र से किनारे की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल गया। पैर से सिर की ओर होता ही नहीं है, इसका मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल होगा आपका केंद्र से किनारे की ओर। पहले गामक विकास केंद्र में होता, रीढ़ की हड्डी में होता, और उसके बाद उंगलियों तक पहुंचता है। ठीक है, चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। स्वमोह अथवा स्वप्रेम की अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, कार्यावस्था। बच्चा लोग आप लोग रिप्लाई करिए, जवाब आपको मिल चुका है। शैशवावस्था, नार्सिसिज्म। सिगमंड फ्राइड ने स्वमोह स्वप्रेम की अवस्था कहा है शैशवावस्था को, नार्सिसिज्म। ठीक है, अगर यहां पूछ ले नार्सिसिज्म का अर्थ क्या है तो स्वप्रेम अथवा स्वमोह होगा। एवरीथिंग इज क्लियर? एनी डाउट? चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एज ऑफ लेटेंसी है, इसे बोला गया सुप्तावस्था अथवा अव्यक्तावस्था, व्यक्त न की जाने वाली। शैशवावस्था, पूर्वबाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। एज ऑफ लेटेंसी का भी टर्म किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है, और यह होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, काम की प्रवृत्ति निम्न होती है उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चा होमोजीनियस हो जाता है, समलैंगिक आकर्षण हो जाता है, तो ये बन गया आपका उत्तर बाल्यावस्था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मन की स्थलाकृति संरचना का प्रतिपादन किया है। मन की स्थलाकृति, टोपोग्राफिकल ऑफ माइंड। फिर पुनः फ्रॉवेल, फ्राइड, पियाजे, इरिक्सन। आंसर आपको मिल चुका है फ्राइड। मन की स्थलाकृति 3 अवस्थाएं बताई हैं मन की, आप सबको पता है। पहली अवस्था है अचेतन, दूसरी है अर्धचेतन, और तीसरी है चेतन। चेतन का भाग केवल 10%, अर्धचेतन 0, और यह होता है आपका 90%। तो मन की स्थलाकृति, मन को पानी पर तैरते हुए एक बर्फ के पहाड़ के समान बताया था, आपको मैंने क्लास में बताया है। तो ये जो ज्यादा डूबा हुआ हिस्सा है, ये क्या है? ये आपका अनकॉन्शियस है। जो लहर के साथ धरातल पर, सतह पर टकराता, ये सब कॉन्शियस होता है, और जो ऊपर दिख रहा होता है, ये होता है आपका कॉन्शियस। तो मन को बर्फ का पहाड़ कहा था सिगमंड फ्राइड ने। 3 अवस्थाएं बता दी थी, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। ठीक है, पूरी थ्योरी है। आपको जहां कहीं डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक सर्च करें और देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, अगेन सिगमंड फ्राइड, चेतन मन का, अचेतन मन का, अवचेतन मन का, अर्धचेतन मन का। बच्चा जवाब दें आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं इस सवाल का जवाब कितने बच्चे सही दे पाते हैं। चलो, वेरी गुड। ओके, नो, ओके। मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है चेतन मन का, बिल्कुल नहीं। अचेतन मन का बिल्कुल सही है। अवचेतन, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा क्या है?
हमारा अधिकतम व्यवहार अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए मनोविश्लेषण विधियों का प्रयोग अचेतन मन के अध्ययन के लिए किया गया था, क्योंकि इसका परसेंटेज ही सबसे ज्यादा है, 90%। ठीक है। सुखवादी है, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं। इसमें क्यों होता है ऐसा, इस बात की स्टडी की जाती है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नैतिक विकास की वह अवस्था, व्यवस्था लिखा यहां अवस्था होगा, जिसमें बच्चा यह समझने लगता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध है जिसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है तथा इसमें परिवर्तन भी संभव है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था होगी? तो पहली चीज तो ये, पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, लेकिन इनका दूसरा सिद्धांत भी है, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब नैतिकता की बात करेंगे तो नैतिकता है मोरालिटी। तो मोरालिटी में जब हम बात करेंगे तो समाज द्वारा निर्धारित नियम और कानून, अब उनसे परिचय कराना नैतिक विकास में आ गया। लेकिन नैतिक विकास से संबंधित मुख्य रूप से जाने जाते लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं, जबकि पियाजे ने 2 अवस्थाएं दी हैं। तो संवेदी अवस्था इनकी ज्ञानात्मक विकास की, इसलिए यह है नहीं। रूढ़िगत कोहलबर्ग की है, तो यहां पर भी यह सवाल नहीं आना चाहिए। कोहलबर्ग की अवस्था यानी ये भी हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल 2 हैं, एक स्वायत्त आया और एक परायत्त आया। तो याद रखेंगे आप, स्वायत्त जहां बच्चा सामाजिक नियमों में परिवर्तन करने के लिए सक्रिय हो जाता, स्वायत्त अवस्था होती है। और परायत्त नैतिकता में नैतिकता दूसरों के अनुसार मान लेता है। तो 2 ही अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने नैतिक विकास की, एक स्वायत्त, दैट मीन्स पहली है आपकी परायत्त और दूसरी है स्वायत्त। तो दूसरी वाली जो है, इसमें बच्चा परिवर्तन संभव समझने लगता, सामाजिक नियम स्थायी नहीं है, उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मनोलैंगिक, ठीक है, सिद्धांत से संबंधित है। फ्राइड, इरिक्शन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। बच्चा लोग, मनोलैंगिक सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड का, स्पेशली सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड सिद्धांत या फिर पॉइंट्स सवाल यहां पर इंडिकेट किए गए। इरिक्शन का है मनोसामाजिक, जबकि यह है आपका मनोलैंगिक। मनोलैंगिक विकास की कितनी 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। दूसरी है गुदावस्था, जिसे एनल स्टेज कहते हैं। तीसरी है लैंगिक अवस्था, जिसे फैलिक स्टेज बोलते हैं। और चौथी है अव्यक्तावस्था, जिसे सुप्तावस्था, आप लैटेंसी एज बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप। और 5वीं होती है जेनिटल स्टेज, जिसे कहा गया जननेंद्रिय अवस्था। तो यहां मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। पहली मुखावस्था, जिसका टाइमिंग होता है 0 से 1 वर्ष। इसे अगर आप चाहे लिख भी सकते हैं, अगर आपको लगता है तो यहां आप समझ सकते हैं इस बात को। पहली है आपकी मुखावस्था, ओरल स्टेज बोला गया 0 से 1 वर्ष। दूसरी है गुदावस्था, राइट, 2 से 3 वर्ष। तीसरी है आपकी लैंगिक अवस्था, 3 से 5 वर्ष। फिर है आपकी सुप्तावस्था, जिसे अव्यक्तावस्था बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष। और जननेंद्रिय, जननिक अवस्था, ये आ जाती है आपकी 12+। 5 अवस्थाएं मनोलैंगिक में बताई हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गए होंगे हमारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्त्यात्मक क्रिया अवस्था है, प्रतिवर्त्यात्मक रिफ्लेक्सेस एक्शंस या रिफ्लेक्टिव एक्शंस अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से मात्र 30 दिन तक। फोर्थ विल बी राइट। बच्चा यहां याद रख रहा, जो संज्ञानात्मक विकास है जिसमें 0 से 2 है, 0 से 2 इसके भी 6 पोर्शन है, 6 भाग हैं। ठीक है, 6 भाग में पहला है आपका मात्र 30 दिनों तक, 1 माह तक, जिसमें बच्चा क्रियाएं प्रतिवर्त्यात्मक, दैट मीन एक्टिविटी जो करता है वो राइट टू लेफ्ट ना होकर लेफ्ट टू राइट करता है, दैट प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे उसके प्रतिवर्त की बात आ रही है। तो एक्शन से यहां पर अगर हम बोलेंगे, जीन पियाजे का थोड़ा डिटेल इंटरनल सवाल है, आप केवल आंसर यहां याद रखें। जन्म से मात्र 30 दिनों तक की अवस्था क्या होती? प्रतिवर्त्यात्मक क्रिया अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास का ही एक पार्ट है ये। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्राक संप्रत्यात्मक प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज। फिर जीन पियाजे के ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सवाल है, अवधि है। इस प्रैक्टिस सेट का मतलब और मतलब आपको कठिन से कठिन टर्म भी समझाना है। 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। फिर पहुंचेंगे प्राक संप्रत्यात्मक। अब यहां एक चीज याद रखना, मैंने ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया, आप अक्सर पढ़ते हो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, जबकि ये है प्री कॉन्सेप्शनल। तो इसका मतलब जो आप पढ़ते थे प्राक संक्रिया और प्राक संक्रिया का काल आपने पढ़ा है 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष के 2 भाग हैं, एक है 2 से 4, एक है 4 से 7। तो 2 से 4 वर्ष का जो काल है वो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां मिल चुका होगा, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, प्राक संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्ट धारणा बनाने से पूर्व की स्थिति प्राक संप्रत्यात्मक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी समस्या समाधान हेतु बालक द्वारा अपने पूर्व अनुभवों, विचारों अथवा अधिगम एवं अवधारणाओं, 4 चीजें आ गई, पूर्व अनुभव आ गए, विचार और अधिगम आ गए, अवधारणाएं आ गई, का सहारा लेना कहलाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, आत्मीकरण, संज्ञानात्मक अवस्था, समाविष्टीकरण। बताएं, बहुत जटिल सवाल में से जटिल है ये। तो लेवल आप देखेंगे, जब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं तब आप इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन है सरल, बहुत सरल। मैं कहूंगा पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव अब बन गया आपका स्कीमा। तो पूर्व अनुभवों, विचारों, अधिगम, अवधारणाओं, स्कीमा का सहारा लेना कहलाता है। सकारात्मक स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा, संज्ञानात्मक अवस्था बिल्कुल नहीं, समाविष्टीकरण नहीं होगा, आत्मीकरण होगा, असिमिलेशन। और ये है समाविष्टीकरण, तो दैट मींस अकोमोडेशन है ये। और ये दोनों पार्ट किसके हैं? एडॉप्टेशन के। तो आत्मीकरण में बच्चा क्या करता है? नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का सहारा ले लेता है। तो इसलिए जब कभी पढ़ते हो तो देखा होगा पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, क्या बन गया आपका? असिमिलेशन बन गया। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार बालक भाषा व अनुकरण पुनर्वलन द्वारा सीखता है? भाषा व अनुकरण पुनर्वलन द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है। जब रीइंफोर्समेंट की बात आएगी तो मुझे लगता फिर यहां किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा। स्किनर, ठीक है, भाषा व अनुकरण पुनर्वलन द्वारा सीखना माना है स्किनर है। और जब कभी स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ते हैं, क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत जब कभी पढ़ते हैं, आरएस थ्योरी जब पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही लाइन होती है, सिंगल, व्यवहार की पुनरावृत्ति व्यवहार के परिणाम पर है। ठीक है, परिणाम सकारात्मक होगा
पुनर्वलन मिलेगा तो सोच लेना पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, कमेनियस, पार्खस। इस सवाल का जवाब आप दें और सभी लोग कमेंट करके इस सवाल का जवाब देंगे। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने करी? फ्रॉबेल ने की, मॉन्टेसरी ने की, कमेनियस ने की, पार्खस ने की। तो आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, कुछ लोग जिनका गलत जवाब है वो ठीक कर लें। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कमेनियस के द्वारा की गई और ये वही कमेनियस हैं जिन्होंने शिक्षण सूत्रों को सबसे पहले अनुभव के आधार पर शिक्षक नियम के रूप में, शिक्षण नियम के रूप में परिभाषित किया था। उनकी उपयोगिता के आधार पर उन्हें क्या कह दिया गया? शिक्षण सूत्र कह दिया गया। ठीक है, तो बच्चे लोग ये था आज का प्रैक्टिस सेट। 20 सवाल, लेवल टफ था, आपको भी पता, मुझे भी पता, लेकिन आपको कठिन सवालों से भी निर्भीक बनाने के लिए, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में कठिन सवालों से भी ना डरें, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था। यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है, एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देख लें। पूरा देखा है तो बेहतर है। कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रॉब्लम्स को और इजी, वैसे मैंने इजी तरीके से ही समझाया है। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? यहां तक मेरे साथ सीखना कैसा लगा? अपने बहुमूल्य कमेंट दीजिए ताकि मैं और भी कुछ चेंजेस के साथ आपको सिखा सकूं। लगातार बने रहिए थिंक साइकोलॉजिकली के साथ और अपने स्कीमा को बढ़ाते रहिए। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।